हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? उत्तर, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान के वाहक है। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। उत्तर, लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? आंसर, लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम जब साहित्य के मूल निर्धारित करते हैं, जो शोषक वर्ग के विरुद्ध जनता के हितों में प्रतिबिंबित करता है, इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह स्वयं अच्छा ही होता है, स्व के लिए अच्छा होता है। यानी खुद के लिए जो कोई भी अगर कोई काम अगर कर रहा है तो अपने से खुद के लिए ही अच्छा ही करता है, भले ही वह दूसरों के लिए खराब हो। यह अनावश्यक नहीं, उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं। उनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावना को भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? प्रश्न उत्तर, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राज तिलक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्यिक परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंदित विहुल कर देती है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों को मिला जुला इतिहास रहा है, समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता को जड़ से मजबूत किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। अब अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का सारांश लिखिए। या साहित्य और समाज में युग परिवर्तन के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान और विवेक दृष्टि आवश्यक है, कैसे? स्पष्ट करें। उत्तर, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, रूढ़ियां तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। नकल करके लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि का होता है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करते, पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के नाटक दोबारा नहीं लिखे गए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु जब श्रेष्ठतम हो यह जरूरी नहीं है। पूर्णतः निर्दोष होना भी कला का दोष है। यही कारण है कि अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नए संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य मूल्य अधिक अस्थायी है। साहित्य के विकास में जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों की भूमिका कौन नहीं जानता। दरअसल मनुष्य के प्रभाव विभिन्न या विच्छिन्न और अविच्छिन्न भी। मानव ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है वह अस्मिता प्रकट हो जाती है। यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है यह अस्मिता प्रकट हो जाती है। यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता ने काम किया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय राजनीति की नहीं, इसके इतिहास की, संस्कृति की देन है और इसका श्रेय वाल्मीकि और व्यास को है। कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। सुब्रमण्यम भारती और रविन्द्रनाथ ठाकुर को सारी जनता पढ़ेगी, तब मानव संस्कृति में भारतीय साहित्य के गौरवशाली नवीन योगदान हो। अगला प्रश्न है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? उत्तर, लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक उसके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। समानतावाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस समानती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची
और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इन दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करते हुए लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। अंततः यहाँ प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। अतः साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य के विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहते हैं कि साहित्य के विकास प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम के तरह नहीं होती। सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना की जाती है और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज में कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज में कवि श्रेष्ठ हैं। कवि अपने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करके स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं हो सकती। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों को क्या समानता बताता है? उत्तर, लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने स्वयं सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में हमने आपको सारे करा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।